सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं बच्चों रासायनिक अधिशोषण। जी हाँ बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की। और यूनिट नंबर 5 में जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो होता था अधिशोषण। अधिशोषण के बारे में बेटा हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता था बेटा। कौन कौन से प्रकार का होता था? एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले जानते हैं बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अधिशोषण किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी पदार्थ के कण, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कि जब किसी अभिकारक के कण या जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं या उनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो यह घटना आपकी क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। एक बार फिर देखें बेटा, जब किसी पदार्थ के कण, कण कौन से बेटा? अणु, परमाणु या आयन स्पीसीज। अणु, परमाणु या आयन स्पीसीज किसी पदार्थ की सतह पर एकत्र होते हैं या उनकी सांद्रता बढ़ती है या उनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है तो यह घटना हमारी कहलाती थी अधिशोषण। तो बेटा अधिशोषण के लिए दो पदार्थों का होना जरूरी था जो मैंने आपको समझाया था। एक होता था अधिशोष्य, एक होता था अधिशोषक। अधिशोषक मतलब बेटा जिस पर अधिशोषण होगा, यानी कि ठोस या द्रव की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाती है। और जिस पदार्थ के कणों का अधिशोषण होता है वह पदार्थ आपका अधिशोष्य कहलाता है। क्लियर? तो भौतिक बेटा हम पढ़ चुके हैं कि भौतिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। भौतिक अधिशोषण में मैंने आपको बताया था कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच भौतिक बल कार्य करते हैं, यानी कि वैन डर वाल्स बल कार्य करते हैं, तो वह आपका कहलाता था भौतिक अधिशोषण। हम बात कर रहे हैं बेटा रासायनिक अधिशोषण की। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बेटा? जनरल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर, जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा, यानी कि रासायनिक बल, रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, या तो जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। या आप सिंपल लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक आबंध कार्य करते हैं या रासायनिक आबंध बल कार्य करते हैं तो यह घटना आपकी रासायनिक अधिशोषण कहलाती है। आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो बेटा डेफिनेशन आपके सामने है कि जब अधिशोष्य के कण, किसके बेटा? अधिशोष्य मतलब जिसका अधिशोषण होता है के कण, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु या आयनिक स्पीसीज अधिशोषक की सतह पर या सरफेस पर बेटा उसके रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो यह अधिशोषण बेटा आपका क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है बेटा, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को और समझना चाहें ज़्यादा तो बेटा देखें इसमें एक वर्ड आता है था रासायनिक आबंध। किसके द्वारा बनते हैं बेटा? रासायनिक आबंध के द्वारा बनते हैं। इसका मतलब बेटा पहला क्वेश्चन तो आता है कि कौन से रासायनिक आबंध द्वारा बंधेंगे फिर, क्योंकि रासायनिक आबंध बेटा 2-3 प्रकार के होते हैं, आयनिक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं और उपसहसंयोजक होते हैं। तो यहाँ से बेटा पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि जो रासायनिक आबंध हैं वो या तो आयनिक होंगे या सहसंयोजक प्रकृति के होंगे। कौन से बेटा? रासायनिक आबंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के हो सकते हैं। क्लियर बेटा? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो रासायनिक आबंध होते हैं वो आपके या तो आयनिक होंगे या सहसंयोजक प्रकृति के होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट बेटा आप ये समझें कि जब रासायनिक आबंध बनते हैं तो इसका मतलब नए यौगिकों का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? रासायनिक आबंध अगर बनेंगे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई यौगिक बनेगा। इसका मतलब इस प्रकार के अधिशोषण में नए यौगिकों का निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है बेटा? नए यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है? तो बेटा इस प्रकार के अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में अगर आप चाहें तो बेटा इतना सारा कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर डेफिनेशन लिखिए, एनफ है बेटा। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर, किसकी सतह पर बेटा? अधिशोषक की सतह पर नए यौगिकों का निर्माण होता है। समझ गए होंगे बेटा?
क्योंकि रासायनिक आबंध अगर बनते हैं तो आप समझ गए होंगे बेटा, रासायनिक आबंध बनेंगे तो यौगिक बनेंगे। रासायनिक आबंध बनने से क्या मतलब हुआ बेटा कि जब कोई रासायनिक आबंध बनेंगे, इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो प्रोसेस है यानी कि रासायनिक अधिशोषण जो है ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा। मतलब जब रासायनिक आबंध बन जाएंगे तो बेटा उसको उन पदार्थों को हटाना या विशोषण करना आसान नहीं होता है। इसका मतलब बेटा ये है, अतः इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? इसकी प्रकृति बेटा कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। अब बेटा पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकता है बेटा, आपने देखा होगा कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जनरली वो गर्म करने पर होती हैं, रिएक्शन का ताप बढ़ाना पड़ता है। चलिए इस पॉइंट को या तो ऐसे समझ लें सिंपल लैंग्वेज में कि जब रासायनिक आबंध बनेंगे तो ये उच्च ताप पर होती है। किस पर होगी? उच्च ताप पर होगी, यानी कि ये अधिशोषण जो है बेटा ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि मतलब ताप का संबंध बेटा किससे था? सक्रियण ऊर्जा से था। सक्रियण ऊर्जा क्योंकि हमारे सिलेबस से निकल चुका है फिलहाल के लिए, टेम्परेरी बेटा जब 30% सिलेबस से जो डिक्रीज हुआ है, ये आर्हेनियस समीकरण हुआ करती थी बेटा। इसमें जो E होता था ये होती थी आपकी सक्रियण ऊर्जा। क्या होती थी? सक्रियण ऊर्जा। तो बेटा रासायनिक अधिशोषण की जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। तो जितनी ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा होती है उतना ही अभिक्रिया का ताप बढ़ाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिशोषण जो होता है आपका रासायनिक अधिशोषण वो उच्च ताप पर होता है और इसी कारण से बेटा इसे लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे लैंगम्यूर अधिशोषण कहते हैं। तो बेटा मैंने बताया था रासायनिक अधिशोषण को कौन सा बेटा? लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं या इसे सक्रियत अधिशोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन मैंने दे दिया बेटा, लिखने के लिए ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं बेटा क्यों कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रासायनिक अधिशोषण को लैंगम्यूर अधिशोषण क्यों कहते हैं तो हम बताएंगे बेटा चूंकि रासायनिक अधिशोषण के लिए जनरल अगर दो शब्दों में लिखना चाहें तो रासायनिक अधिशोषण बेटा ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, इसलिए इस अधिशोषण को लैंगम्यूर अधिशोषण कहते हैं। और ज़्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं बेटा तो रासायनिक अधिशोषण की बेटा सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण बेटा उच्च ताप पर होता है, जिसके कारण बेटा इस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं बेटा रासायनिक अधिशोषण के लक्षण की। जिस प्रकार से हमने भौतिक अधिशोषण के लक्षण पढ़े थे उसी प्रकार से बेटा आपको जो लक्षण पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको रासायनिक अधिशोषण के लक्षण। क्लियर बेटा? मैं जनरली समझा रहा हूँ बेटा। पहला बेटा विशिष्ट प्रकृति। आप जानते होंगे बेटा जो भौतिक अधिशोषण होता है उसकी जो प्रकृति थी बेटा वो कैसी होती थी? अविशिष्ट होती थी। कैसी होती थी? अविशिष्ट। यानी कि भौतिक अधिशोषण बेटा किसी भी पदार्थ की सतह पर हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए बेटा धूल का जमना। तो बेटा जब किसी पदार्थ में धूल जमती है, आपकी बेंच हो, आपकी चेयर हो, आपकी बुक हो, जो भी रूम में अवेलेबल होगा, अगर बेटा उस रूम में धूल जमेगी तो हर पदार्थ की सतह पर धूल जमेगी। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता था उसकी कोई स्पेशल प्रकृति नहीं होती है, स्पेशल नेचर नहीं होता है, अविशिष्ट प्रकृति होती है। मतलब वो किसी भी पदार्थ की सतह पर हो सकता है। लेकिन बेटा रासायनिक अधिशोषण में क्या बनते हैं? रासायनिक आबंध। और बेटा रासायनिक आबंध हर किसी के बीच नहीं बन सकता, कुछ अधिशोषक और कुछ अधिशोष्य के बीच ही बन सकता है। यानी कि जब नए रासायनिक आबंध बनते हैं तो वो हर तत्वों के बीच या हर परमाणुओं के बीच नहीं बन सकते। इसलिए बेटा रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। कैसा होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है। जैसे बेटा मान लीजिए कि प्लेटिनम या पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है। तो अगर प्लेटिनम और पैलेडियम हाइड्रोजन अधिशोषित करते हैं, इसका मतलब बेटा प्लेटिनम और पैलेडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और उसको अधिशोषित करते हैं हाइड्राइड की फॉर्म में, नए यौगिक बनाते हैं प्लेटिनम हाइड्राइड या पैलेडियम हाइड्राइड। क्लियर? इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि कॉपर होगा तो कॉपर भी अपना हाइड्राइड बना सकता है, हो सकता है उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो सकती है बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा बेटा ये होता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती थी? अनुत्क्रमणीय होती थी। और इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? उत्क्रमणीय होती है। एक कॉमन पॉइंट भी है बेटा दोनों के बीच।
कॉमन पॉइंट क्या था कि अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, तो ठीक उसी प्रकार से बेटा रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। क्लियर? ताप बढ़ाने पर बेटा भौतिक अधिशोषण घटता है, रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है फिर घटता है। आइए ना बेटा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि रासायनिक अधिशोषण के गुण बेटा हम पढ़ लेते हैं। देखो बेटा मैंने लिख दिया रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण। तो बेटा रासायनिक अधिशोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं? कुछ अपोजिट होते हैं बेटा भौतिक अधिशोषण से। जैसे पहला विशिष्ट प्रकृति, तो बेटा रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अति विशिष्ट होता है, और यह केवल तभी संभव होता है जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक आबंध बनने की संभावना होती है। यानी कि जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच बल बन सकता है, रासायनिक बंध बन सकता है, तो आपका विशिष्ट प्रकृति होती है, तभी रासायनिक अधिशोषण संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका अनुत्क्रमणीय प्रकृति। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था कि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति बेटा कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है बेटा? अनुत्क्रमणीय होती है, क्योंकि इस अधिशोषण में बेटा क्या बनते हैं? रासायनिक यौगिक बन जाते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी बेटा उसमें कितनी होती थी? 20 से 40 किलो जूल, और यहाँ पर बेटा कितनी होती है? 80 से 240। कितनी होती है? 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, तो मैंने बताया था कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण दोनों में एक कॉमन बात है बेटा, और वो कॉमन ये है कि रासायनिक अधिशोषण भी और भौतिक अधिशोषण भी बेटा दोनों, जब पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो अधिशोषण भी बढ़ता है। ताप का प्रभाव बेटा डिस्कस कर चुका था कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पहले कुछ सीमा तक बढ़ता है और फिर घटता है। लेकिन बेटा मैंने एक पॉइंट लिखा है जो बिल्कुल ही स्पेशल है, उसे आपको ध्यान रखना है बेटा। कम ताप पर पहले गैसें बेटा क्या होती हैं? भौतिक अधिशोषित होती हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो गैसों में बेटा भौतिक अधिशोषण होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? रासायनिक अधिशोषण में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण बेटा मैंने आपको दे दिया, जैसे निकिल धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। तो बेटा इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि निकिल धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण बेटा कम ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है, यानी कि कम ताप पर हाइड्रोजन और निकिल के बीच वान डर वाल्स बल कार्य करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है बेटा तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है, और इनके बीच बेटा क्या बन जाता है? रासायनिक आबंध बन जाते हैं। यानी कि निकिल और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और बनता है निकिल हाइड्राइड। क्या बन जाता है? निकिल हाइड्राइड। यानी कि भौतिक अधिशोषण फिर रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। विशिष्ट प्रकृति में बेटा अगर हम गौर से देखें तो इसका भी उदाहरण आपको देना चाहिए, मैंने स्पेस भी छोड़ा हुआ है कि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है, और यह केवल तब हो सकता है जब दोनों के बीच क्या बने? रासायनिक आबंध बने। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं बेटा निकिल को छोड़ दीजिए, प्लेडियम या प्लेटिनम। पैलेडियम या प्लेटिनम धातु की सतह पर जब हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है तो बेटा ये उनके हाइड्राइड आबंध बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइड्राइड बनने के कारण। या बेटा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कुछ धातुओं की सतह पर बेटा क्या अधिशोषित होता है? ऑक्सीजन। तो जब कुछ धातुओं की सतह पर ऑक्सीजन अधिशोषित होता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? कि वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? ऑक्साइड की फॉर्म में। तो इसमें आप उदाहरण डाल सकते हैं, जैसे क्या डालेंगे बेटा कि पैलेडियम या प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइड्राइड बनने के कारण होता है। और दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं, कुछ धातुओं की सतह पर ऑक्सीजन अधिशोषित होती है जो ऑक्साइड बनने के कारण होती है। तो ये था बेटा रासायनिक अधिशोषण और उसके लक्षण। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपको खुद करना है, सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बेटा आपको खुद करना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में कुल 4 अंतर लिखिए या कुछ अंतर लिखिए या मुख्य अंतर बताइए। तो आप जानते हैं बेटा रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण दोनों के जो लक्षण है, दोनों की कंपैरिजन कीजिए एक एक सेंटेंस के फॉर्म में, और एक टेबल बना दीजिए जो क्या हो जाएगा आपका भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। आई होप बच्चों कि आप सभी को भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बेटा हमें जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।